हाँ, ॐ नमः सिद्धेभ्यः जं जसजं निदेशे जीर्णविहाणेन जम्मि कालं मे नादं जिनेन्द्रनियदम् जन्मं वा अहवमरणं वा तं तत्सतं निदेशे तेन विहाणेन तं कालं मे कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा व्यवस्थित की व्यवस्था को मिटाने में लगे क्यों हो। अहो फिरते फिर होने हो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है। हमारी चर्चा यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय पर अपनी चर्चा चल रही थी, जो पूर्व में हमने चर्चा की थी। पेज नंबर हमारा 20 से 22 पृष्ठ तक की हमने चर्चा की थी, जिसमें कुछ प्रश्न हमको उपस्थित हुए थे। उसमें कि प्रदेश किसे कहते हैं और परिणाम किसे कहते हैं। तो विस्तार क्रम के प्रवर्तमान के सूक्ष्म अंश को प्रदेश कहते हैं। विस्तार मतलब क्षेत्र, और प्रवाह क्रम के प्रवर्तमान द्रव्य को परिणाम कहते हैं। इस प्रकार दो प्रश्नों पर अपनी चर्चा हुई थी। अब अपने यहाँ पर चूंकि विस्तार क्रम क्या है और प्रवाह क्रम क्या है। विस्तार क्रम अर्थात द्रव्य के प्रदेश अथवा परिणाम परस्पर भिन्न होते। क्या कहा? प्रदेश और परिणाम। प्रदेश मतलब क्षेत्र, परिणाम मतलब काल। तो दोनों कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मैं आत्मा हूं, तो असंख्यात प्रदेश, और मैं कब से कब तक हूं? तो बोले अनादि अनंत। तो ये कैसा है? प्रदेश मतलब परिणाम और प्रदेश परस्पर भिन्न पाए जाते हैं, इसलिए उसमें क्रम होता है। इसमें विस्तार क्रम में कल अपन ने अंतर देखा था ना, कि विस्तार क्रम और क्षेत्र का नियमित विस्तार क्रम और काल का नियमित प्रवाह क्रम, ये दो बातें अपन ने उसमें देखी थी। किंतु जहां एक प्रदेश होता है, वहां दूसरा प्रदेश नहीं होता है, और वहीं पर पूर्व का और अगला प्रदेश नहीं होता है। उसी प्रकार जहां पर एक पर्याय होती है, वहां पर दूसरी पर्याय नहीं होती है। जहां पर एक सीढ़ी होती है, वहां पर दूसरी सीढ़ी नहीं होती। क्रम से आगे पीछे होती है। तो ये विस्तार विस्तार क्रम हुआ। अब किसे प्रवाह क्रम किसे कहते हैं?
परिभाषा के रूप में हम देखेंगे। तो द्रव्य के परिणाम अर्थात प्रवाह क्रम, अर्थात एक के बाद एक, अपने देखो प्रदेश में भी क्रम वो है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता है, परिणाम में भी है कि एक परिणाम दूसरे परिणाम रूप नहीं होता है, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप कैसी है नहीं होती है। जिस काल में जो परिणाम होगा उस काल में दूसरा परिणाम नहीं होगा, तथा जिस काल में जो दूसरा परिणाम होगा उसमें पूर्व का परिणाम का अभाव होगा और अगला परिणाम उसमें नहीं होगा। मतलब वर्तमान में जो परिणाम है उसका पूर्व पर्याय में अभाव है और जो भविष्य का जो परिणाम है उसका वर्तमान पर्याय में अभाव है। इस प्रकार से परिणामों का प्रवाह क्रम, तो दो बात आई थी ना, प्रवाह क्रम और कैसा विस्तार क्रम। कल हमने इस पर कैसी है चर्चा की थी कि क्षेत्र का एक वो मोतियों के माला जो है ना, हम माला गुनते उस उदाहरण से हमने इसको स्पष्ट किया था कि मोतियों के हार में जो मोती जिस स्थान पर है, जिस नंबर पर है, वह सदा उसी नंबर पर रहेगा। कर दूसरा दाने को पकड़ते, दूसरे मोती को छोड़कर तीसरे मोती को पकड़ते, वो दोनों उंगलियों के आगे आगे बढ़ाते रहते। तो वह क्या हुआ, काल का नियमित प्रभाव। वह मोती अपने स्थान पर निश्चित है, वो क्षेत्र की नियमितता हुई। और हम मोती को एक को छोड़कर दूसरे को, दूसरे को छोड़कर तीसरे को पकड़ते हैं, वह कैसी हुई थी, प्रवाह क्रम, वो काल की नियमितता हुई। तो दो बातें हुई, क्षेत्र की नियमितता और कैसी है, काल की नियमितता। इस प्रकार से हमने इसको कैसा है देखा है। देखो जिस प्रकार से क्षेत्र की नियमितता के लिए शिखर जी बिहार में है और नक्सलवादियों का वहाँ बहुत आतंक होता रहता है, लेकिन हम शिखर जी को उठाकर एमपी में नहीं ला सकते हैं कि चलो एमपी बहुत धार्मिक स्थान है, हम उसको उठाकर यहाँ पर अपने एमपी में ले आए, तो हम नहीं ला सकते। मतलब क्षेत्र का परिवर्तन हम नहीं कर सकते। जो पर्याय जिस स्थान पर नियत और निश्चित है, हम उसे कैसा है परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो क्षेत्र की नियमितता हुई। और कैसा है, काल की नियमितता, वो निरंतर जो वहां पर परिणमन हो रहा है, शिखर जी में निरंतर परिणमन होता है। पत्थर कैसे हैं, पहाड़ के पत्थर गिरने लग जाते हैं, वो एक के बाद एक खिरने, हम सीढ़ियां भी चढ़ते हैं शिखर जी पर्वत पर, एक के बाद एक चढ़ते हैं, वो किसी काल की नियमितता हुई। उसी प्रकार पर्याय में भी प्रदेश की भी नियमितता है और काल की भी नियमितता है। हमने और कल इसको एक देखो, आजकल अपनी वो स्केलेटर होता है ना, स्वचालित सीढ़ियां, वे सीढ़ियां अपने नियमित क्रम से प्रकट होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती है ना, उसी प्रकार से वो नियत एक के बाद एक आती है, लेकिन वो अपने स्थान पर खचित है, वो अपने स्थान से कोई दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, वो क्षेत्र की नियमितता हुई। और एक के बाद एक आ रही है वो सीढ़ियां, उसकी काल की नियमितता हुई। तो इस उसी प्रकार पर्याय भी अपने स्थान पर नियत और निश्चित है, लेकिन वो मोतियों के हार के लिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा है, वो उसकी कैसी है, काल की नियमितता है। तो इस प्रकार से हमने इसको स्पष्ट किया था। और भी इसमें अपन ने
क्षेत्र की नियमितता में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को हम स्थान से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, और जनवरी, फरवरी इसमें अपने को काल की नियमितता लिए। इस उदाहरण से अपन ने कैसा है इसको स्पष्ट किया था। अब इसमें एक प्रश्न उपस्थित होता है कि काल की नियमितता समझने के लिए क्षेत्र की नियमितता को आधार आपने क्यों बनाया? दो बातें समझे ना, विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम। तो विस्तार क्रम में हमने क्या लिया है? क्षेत्र की नियमितता ली है, और प्रवाह क्रम में हमने क्या लिया है? काल की नियमितता ली है। तो अब इसमें से एक प्रश्न उपस्थित होता है कि काल की नियमितता समझने के लिए क्षेत्र की नियमितता को बताने की क्या आवश्यकता है? देखो, क्षेत्र का भी सुनिश्चित क्रम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने बताया ना, शिखर जी को उठाकर हम यहाँ नहीं ला सकते हैं। तो क्षेत्र की भी निश्चितता बतानी है कि क्षेत्र भी नियमित है और निश्चित है, उसके भी क्रम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह बात हम प्रत्यक्ष देखते हैं। उसी प्रकार क्षेत्र भी अमूर्तिक है। आत्मा अर्थात मैं कैसा हूँ? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ। देखो, इसको और हम एक उदाहरण से समझते हैं। क्षेत्र की नियमितता को, काल की नियमितता समझने के लिए क्षेत्र की नियमितता क्यों आवश्यक है? देखो, 100 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा एक हॉल, बड़ा मकान, छोटा मकान, ग्राम, जिला, महानगर आदि के व्यवहार का भी हम प्रयोग कैसा है कर सकते हैं। हम उसके परिवर्तन का कोई विकल्प नहीं है। वो 100 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा अगर एक हॉल है, एक क्षेत्र है, तो उसके क्षेत्र में हम कैसा है परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र हमें दिखाई देता है, थोड़ा बहुत भूतकाल की पर्याय भी हमारी स्मृति ज्ञान में रहती है कि भूत में क्या हुआ था, वो भी हमारा विषय बन सकती है। लेकिन भविष्य की पर्याय के बारे में तो हम कुछ नहीं जानते हैं ना, तो उसकी नियमितता हम कैसे माने? पूर्व में भी हमने उदाहरण दिया था कि संडे के बाद मंडे आएगा, हमने कैसे जाना? क्योंकि वो मंडे निश्चित है ना, इसलिए हमने उसको जाना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो यही कारण है कि सर्वज्ञता के आधार पर क्षेत्र की नियमितता और विस्तार क्रम में काल की नियमितता समझाई गई है। तो प्रश्न समझ में आया आपको कि विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम किसे कहते हैं, प्रदेश किसे कहते हैं, परिणाम किसे कहते हैं, और काल की नियमितता समझाने के लिए क्षेत्र की नियमितता की क्या आवश्यकता है, इत्यादि बिंदुओं पर हमने कैसी है चर्चा की है। अब आगे हम चर्चा करेंगे। देखो, इसमें और भी समझाया है। पेज नंबर 20 पर लास्ट पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर 20 पर लास्ट पैराग्राफ। जिस प्रकार, हाँ, जिस प्रकार, पेज नंबर 20 का लास्ट पैराग्राफ, जिस प्रकार वे प्रदेश अपने स्थान में स्वस्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनिष्ट होते हैं। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, पहले हमने एक सीढ़ी पर पैर रखा, उसके बाद फिर दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा, तो स्वस्वरूप पूर्व रूप से उत्पन्न और फिर कैसे आगे पूर्व का विनिष्ट होकर आगे का उत्पन्न होता रहता है। देखो, इसमें लास्ट पैराग्राफ में एक शब्द आया है, तथा सर्वत्र परस्पर अनुशुद्ध अनुशयुक्ति अनुशयुक्ति से रचित एक वास्तुपने के द्वारा अनुत्पन्न और अविनिष्ट होने से उत्पत्ति, संभार और ध्रुवात्मक। अब अपने को इसमें एक देखो, इसमें प्रश्न आता है त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति किसे कहते हैं?
तो जैसे इसमें भी देखो यही बताया है कि त्रिलक्षण परिणाम पद्धति किसे कहते हैं। तो इसमें जो ये शब्द है ना, जिस प्रकार प्रदेश अपने स्थान पर स्वरूप से उत्पन्न होता है, फिल्म की अगली रील उत्पन्न हुई और पूर्व की रील विनष्ट हो गई, पूर्व रूप से विनष्ट होने का है। उसी प्रकार पर्याय अगली उत्पन्न होती है और किसी पूर्व की विनिष्ट होती है। यहाँ विनिष्ट का अर्थ सर्वथा नष्ट नहीं लेना। यहाँ विनिष्ट का अर्थ है जैसे रील में कैसे है, वो रील आगे आई लेकिन वो आगे बढ़ गई, तो जो पूर्व की रील है उसमें वो स्थान में अपने खचित है, वो नष्ट नहीं हुई है। उसी प्रकार सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति से रचित, या अनुश्रुति से रचित क्या है, देखो अनुस्यूति अर्थात अनुगमन, इसका शब्दार्थ अनुसार। किसके अनुसार, बोले वो परस्पर पर्याय कैसी हुई, बंधी हुई रहती है। अनुस्यूति से रचित एक वास्तुपने के द्वारा, अर्थात परस्पर में बंधे हुए। जैसे वो मोती की माला है, वो किससे बंधी हुई है, बोले धागे से बंधी हुई है। वो एक एक मोती में धागा ही प्रवाहित हो रहा है और वो धागे से ही कैसी है, बंधी हुई है। उसी प्रकार से एक एक पर्याय अपने द्रव्य के साथ बंधी हुई है। जैसे मोती माला में मोती उस धागे से, एक एक मोती उस धागे से बंधा हुआ है ना, उसी प्रकार से यहाँ ये अनुस्यूति से रचित, उसका अर्थ है कि वो परस्पर में बंधी हुई है। तो बोले वो मोती धागे से बंधा हुआ है, उस प्रकार पर्याय किससे बंधी हुई है, बोले द्रव्य के साथ पर्याय बंधी हुई है। वो एक एक पर्याय किससे बंधी हुई है, बोले द्रव्य के साथ बंधी हुई है। जो त्रिलक्षण परिणाम पद्धति किसे कहते हैं, ये प्रश्न है अपना। ये त्रिलक्षण क्या चीज है, तो देखो अभी इसमें है ना, आगे भी इसकी चर्चा आई है। ये पेज नंबर आप 21 निकालिए, उसका थर्ड पैराग्राफ, पेज नंबर 21 है, उसका थर्ड पैराग्राफ है। उसमें शब्द आया है इस प्रकार, इस प्रकार स्वभाव से ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति परिणामों की परंपरा में प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता है। इसीलिए सत्व को त्रिलक्षण ही अनुमोदना चाहिए, मोतियों की हार की भांति। अब ये त्रिलक्षण क्या चीज है, त्रि मतलब तीन, लक्षण, लक्षण मतलब क्या है कि जैसे त्रिलक्षण के उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये तीन चीजें हुई। उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य, ये कैसी तीन चीजें हुई। उत्पन्न होना, विनिष्ट होना और ध्रुव भी रहना। वही मोती के माला का उदाहरण अपन लेते हैं। एक दाने को पकड़ा, वो उत्पन्न हुआ, फिर उसको छोड़ा और अगले को पकड़ा, वो नष्ट हुआ। उत्पाद मतलब वो व्यय हो गया, उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, व्यय मतलब नष्ट होना। और कैसा है, वो अपने स्थान पे ध्रुव है। वो सभी मोती अपने स्थान पर कैसे हैं, ध्रुव है। अब यहाँ तत्वार सूत्र में भी एक सूत्र आता है, उत्पाद पे ध्रुव युक्तम सत। तो सत का लक्षण क्या है, बोले उत्पाद, व्यय, ध्रुव, युक्तम सत। तो ये सत का लक्षण है कि उत्पन्न होना, विनिष्ट होना और अपनी ध्रुवता भी कायम रखना। तो ये
क्या है कि हम उदाहरण से हमने समझा ना कि एक मोती को छोड़ा और दूसरा मोती पकड़ा, तो पकड़ा तो दूसरे को वो तुम आज तुम्हारे ये तो हमने पकड़ा इच्छा से उत्पाद व्यय कह दिया। उसी प्रकार से तो उत्पाद व्यय उत्पाद है, तो इस प्रकार से आ रही है। आवाज आ रही है मम्मी? आवाज आ रही है आपको? हाँ मम्मी, आवाज आ रही है। तो इस प्रकार से ये समझ में, हाँ हाँ, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति आपको समझ में आई ना कि हाँ आई। उत्पाद व्यय ध्रो युक्तम सत। उत्पाद द्रव्य तो सत्स्वरूपी है ही, है ना। तो इस प्रकार से इसमें देखो, इसको त्रिलक्षण परिणाम पद्धति कहते हैं। क्योंकि तीन हुआ ना, उत्पाद व्यय और द्रव्य, तीन इसमें देखा ना हम पद्धति। अपन इसका अर्थ समझ रहे हैं, इससे भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। तो यहाँ ये कहते हैं कि उत्पाद प्रत्येक प्रदेश और परिणाम, प्रत्येक प्रदेश का भी उत्पाद, इसको लक्षणाम पद्धति उत्पाद मोतियों। अब आगे अब आगे अपन इसकी चर्चा करते हैं। देखो, तो इसमें भी आपके जो 21 पेज नंबर है, 21 जो पेज नंबर है, उसमें भी उन्होंने एक लटकते हुए हार का उदाहरण दिया है। पढ़ लेते हैं इसको। जिस प्रकार से अमुक लंबाई ग्रहण की है, ऐसे लटकते हुए मोती, पेज नंबर 21 का 4th पैराग्राफ। मोतियों के हार में अपने अपने स्थानों में प्रकाशित होते हुए समस्त मोतियों में पीछे पीछे के स्थानों में पीछे पीछे के मोती प्रकट होते हैं। इसलिए और पहले पहले के मोती प्रकट नहीं होते, क्योंकि हमने पकड़ा किसको है, आगे वाले मोती को पकड़ा है ना, तो पीछे वाला मोती कैसा है, उसका व्यय होते जाता है। इसलिए पहले पहले के मोती प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए मतलब पहले पहले मतलब पूर्व पूर्व के, और इसीलिए पहले पहले के मोती प्रकट नहीं होते हैं। सर्वत्र परस्पर अनुसूति का रचिता सूत्र कौन सा, वो उत्पाद व्यय और ध्रुव। रचिता सूत्र अवस्थित होने से त्रिलक्षण पद्धति को प्राप्त होता है। मतलब उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी सत्य है, ध्रुव्य भी सत्य। ये तो हम समझने के लिए उत्पाद व्यय कहते हैं वास्तव में, क्योंकि अंत में सत शब्द लगा ना, सत मतलब सत्तावान, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं सत। तो उत्पाद व्यय ध्रुव्य सत, इसको बोलते त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। देखिए, हम एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। हम ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, हमने कहा
कि इंदौर आ गया और रतलाम चला गया। अब इंदौर कहाँ से गया, कहाँ चला गया? रतलाम भी अपने स्थान पर ही वो है ना, निश्चित है ना, ये क्षेत्र की नियमितता है। और हमने क्या कहा? इंदौर आ गया, तो आ गया ये उत्पाद हुआ, और हमने कहा रतलाम चला गया ये व्यय हो गया। लेकिन दोनों ही अपने स्थान पर ध्रुव हैं, दोनों को ही आगे पीछे किया जा सकता नहीं है। वो दोनों ही अपने स्थान पर सदा स्थिर रहने वाले, न आने वाले हैं न किसे हैं जाने वाले। तो भाषा में हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से उसकी कैसा है, वो क्षेत्र अपने स्थान पर निश्चित है। इसी प्रकार पर्याय में लगाएं, सम्यक दर्शन की पर्याय में भी त्रिलक्षण परिणाम पद्धति हम घटित करें, वो पर्याय अपने स्वरूप से उत्पन्न हुई मिथ्यात्व की पर्याय चली गई है, सम्यक की पर्याय का उत्पाद हुआ है, और मिथ्यात्व की अपेक्षा से सम्यक की पर्याय को हमने व्यय कह दिया है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई है, वो उत्पाद हुआ, और मिथ्यात्व की पर्याय कैसी है, चली गई है, उसका व्यय हुआ है। और इस प्रकार, लेकिन जो श्रद्धा गुण है वो तो मिथ्यात्व के पर्याय में भी था, और सम्यक के पर्याय में जो अहमपना, श्रद्धा गुण का कार्य क्या है, अहमपना। मिथ्यात्व के पर्याय में था तो देहादिक में अहमपना करता था, अब सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई तो आत्मा में अहमपना करता है कि आत्मा है सो ही मैं हूं, तो इसलिए उसमें अपना अहमपना करता है। तो मिथ्यात्व का व्यय होना और सम्यक की उत्पत्ति होना, और जो श्रद्धा गुण है जो वो है ध्रुव, तो ये कैसा त्रिलक्षण परिणाम पद्धति हुई। तो इस प्रकार त्रिकालवर्ती परिणामों को अखंड प्रवाह क्रम में प्रत्येक पर्याय अपनी स्वकाल में सदा विद्यमान, क्षेत्र भी अपना स्वकाल में सदा विद्यमान रहता है, और काल भी जो परिवर्तन है वह भी अपने स्वकाल में सदा विद्यमान और ध्रुव रहता है। तो इस प्रकार से हमने दो तीन उदाहरणों के माध्यम से, एक तो विस्तार क्रम अर्थात क्षेत्र की नियमितता, प्रवाह क्रम अर्थात काल की नियमितता, और त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, इससे भी क्रमबद्ध पर्याय की हमने सिद्धि की है। शेष चर्चा हम आगे करेंगे। पंक्तियां हम बोल लेंगे। जो जो देखी वीतरागने, सो सो होसी वीरा रे। अनहोनी नहीं होत रे काहे, होत अधीरा रे। समयो एक बढ़े की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होय वज्र जो हीरा रे। ये कूड़ो शब्द का अर्थ दुखी, तो अपने मन को दुखी क्यों करता है। एक एक पर्याय अपने क्रम काल में बिल्कुल अपने मन को दुखी मत कर, इस प्रकार की चर्चा है। आप लोग को इसमें कोई प्रश्न उपस्थित होता हो तो आप उस प्रश्न को अवश्य पूछ सकते हो।